Hello viewers, welcome to all of you my class syllabus guidance. Today we are going to learn about Mendel's law, sex determination and factor for sickle cell anemia and their inheritance. This is the last topic of heredity. Lesson 15. तो एट फर्स्ट वी आर डिस्कस ऑन मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ, इससे पहले हम मेंडल्स के जो मटर के पौधों के साथ उनकी जो काफ़ी समय से स्टडी की, उनके बारे में हमने काफ़ी बताया। अब वो सारे प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक रूल बनाया, लॉ बनाया, जिसको हम लोग मेंडल्स लॉ कहते हैं। ऐसे भी मेंडल्स को जो है आनुवंशिक का जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ हेरेडिटी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने प्रयोग से ये पता किया कि जब एक पोलन ग्रेन और एविएशन यानी परागकण व बीजांड बनते समय एक जोड़े कारक में से दोनों कारक क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो ये है हमारे बुक की लैंग्वेज। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। जब बीज बनता है ना, जब फूलों के परागन पोलिनेशन से जब बीज बनता है तो दो अलग अलग फूलों के, एक के परागकोश पोलन ग्रेन आता है और एक में आता है एविएशन। दोनों का एक एक कारक आता है और दोनों कारक जब आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है, अर्थात उसको युग्मक कहते हैं और उसी युग्मक से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बैगनी कारक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोनों बैगनी कारक होगा यानी दो अलग अलग कारक है, यानी दो अलग अलग पौधा मान के चलिए, या दो अलग अलग किस्म के पौधों का फूल है। ठीक है, तो दोनों बैगनी होगा तो दोनों भी दोनों सफ़ेद होगा तो दोनों स्मॉल भी। यदि दोनों का मिक्सअप हम करवा के संकरण कराते हैं तो एक का कैपिटल भी और एक का स्मॉल भी आएगा और दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बीज का निर्माण होगा। यानी कण माने पोलन ग्रेन और एविएशन यानी बीजांड के एक एक कारक के मिलने से एक बीज का निर्माण होता है। तो मेंडल ने क्या बताया, मेंडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं। युग्मक में मतलब जब दोनों आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं युग्मक, है ना। तो दोनों अलग अलग कारक अलग अलग जनक से आके मिलते हैं और यह मेंडल के पृथक्करण का नियम है, यानी ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये बताया गया, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग कारक आपस में मिलकर युग्मक का निर्माण करते हैं और एक का परागकण एक का एविएशन जब आपस में मिलता है जायगोट बनता है या युग्मक बनता है, उसी से फिर बीज का निर्माण होता है। ये है मेंडल का रूल। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ सिकल सेल। आजकल सिकल सेल की बीमारी बहुत देखने को मिलता है, खास करके छत्तीसगढ़ में तो ये ज़्यादा ही है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी ये बीमारी देखने को मिलता है। तो सिकल सेल क्या है ना। तो सिकल सेल जो है हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, है ना। 23 जोड़े कारक होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। उन 23 जोड़े गुणसूत्र में से 22 जोड़े को क्रोमोसोम कहा जाता है और एक जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, 22 जोड़ा एक जैसा होता है और एक जोड़ा जो होता है अलग अलग होता है। ठीक, और ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र है वो हीमोग्लोबिन में क्या करते हैं, ये मतलब गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है। ठीक है, जो 11वें नंबर के जो ऑटोसोम है, जो गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है। क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। हम जानते हैं हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या है, वो भी एक प्रकार की प्रोटीन है। ये कैसे होता है, ये गोल और लाल रंग के प्रोटीन होते हैं, है ना। तो इसके कारक को दर्शाने के लिए हम अभी एक आपको चित्र बताएंगे। उस कारक को दर्शाने के लिए कैपिटल आर
दर्शाया गया है। ठीक है, यदि किसी भी कारण से ये RR जो फैक्टर है, यदि किसी भी कारण से उसमें हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर हो जाता है, तब वो जो ब्लड कलर मतलब जो गोल गोल जो हीमोग्लोबिन जो होते हैं उसका आकार जो है बदल जाता है। बदल के किसके आकार का हो जाता है? सिकल। सिकल माने हसिया के आकार का। हसिया कैसे होता है? हम जो धान घास काटने के लिए जो हसिया इस्तेमाल करते हैं ना, सेम वैसे ही हो जाता है, वैसे आकार का हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा पन्ना हसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम चित्र में बताएंगे। इसको हम लोग जो हसिया आकार के गोल ब्लड हो जाएगा उसको हम लोग स्मॉल RR से दर्शाएंगे। ठीक है, अब ये हसिया आकार और जो होगा उसका जो कोशिकाओं में छोटा हो जाता है, यानी हसिया के आकार का हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की ग्रहण करने की क्षमता कम होने के कारण उसका जीवन काल भी कम हो जाता है। साधारण जो ब्लड होते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है, उसका जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन का होता है, जबकि हसिया आकार के जो ब्लड के होते हैं वो 15 से 20 दिन का होता है। और उसमें चूँकि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उसका लाइफ टाइम भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि किसी भी कारण से उस कोशिकाओं में आकार में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी हो जाते हैं, तो इंसान क्या हो जाता है? बहुत जल्दी थक जाता है। और थकते थकते एक समय तो ऐसा आता है, ये इतना घातक हो जाता है कि इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। यह तब घातक होता है जब इसके कारण समरूपी अवस्था में होता है। समरूपी मतलब कोई एक हसिया आकार के या सिकल सेल की बीमारी है, उसको और भी एक सिकल सेल की बीमारी के व्यक्ति के साथ अगर शादी हो जाती है, तो दोनों में बच्चे जो होंगे दोनों से RR आएगा, यानी स्मॉल r आएगा। उस समय वो उसकी जीवन जो होता है घातक हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु तक हो जाती है ना। अब देखिए, आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें एक फीमेल है और एक मेल है। तो मेल में देखिए क्या हो रहा है, एक R है, कैपिटल R है और स्मॉल r है ना। और उसमें भी जो फीमेल है उसमें भी एक कैपिटल R है और एक स्मॉल r है। अब जब इन दोनों में से कुछ नए संतान का उत्पत्ति होगा, तो देखिए वो कैसे होगा, मैंने उसको बताया है। जो अब ग्रीन R है उसका हम लोग मल्टीप्लाई मतलब युग्मक बन रहा है किसके साथ? एक बार कैपिटल R के साथ, एक बार स्मॉल r के साथ। दोनों मिला के क्या बना? जब कैपिटल R के साथ बना तो दोनों कैपिटल R हुआ। एक बार उस कैपिटल R का जब स्मॉल r के साथ बना तो एक कैपिटल R और स्मॉल r बना। ठीक इसी तरह से जो स्मॉल r है जिसको हम लोग रेड से इंडिकेट किए हैं, वो भी एक बार कैपिटल R से युग्मक बनाया और एक बार स्मॉल r से युग्मक बनाया। तो इसमें देखिए हमारे पास 4 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, एक रिजल्ट ऐसे आया है जिसमें दोनों ग्रीन RR है, यानी वो क्या हो गया? शुद्ध हीमोग्लोबिन हो गया, यानी उसमें कोई गोल आकार के हीमोग्लोबिन हो गए। उनका जीवन काल का हो गया 100 से 120 दिन का हो गया। ठीक है, और एक जो आया है दोनों स्मॉल r है। मैंने अभी आपको बताया था, यदि वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए, यानी दोनों ही उनके ब्लड में स्मॉल r आ जाता है, तो वो घातक हो जाता है, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये जो स्मॉल r है, वो दोनों में से ही स्मॉल r का फैक्टर आया है, कारक आया है, तो वे व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। और देखिए एक 2 और आया है, स्मॉल r कैपिटल R, और नीचे भी आया है कैपिटल R स्मॉल r, यानी वो वाहक है। क्या है? वो वाहक है। तो ये जो 4 है उनमें से जो कैपिटल R आया है वो शुद्ध हो गया।
जो वाहक है उसमें स्मॉल आर कैपिटल आर आया, और जो दोनों में स्मॉल आर आया वो तो क्या हो गया, रोगी व्यक्ति हो गया, यानी सिकल सेल के बीमार व्यक्ति हो गए। वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, बहुत जल्दी वो थक जाते हैं, और वो जो ब्लड का जीवन काल होता है 15 से 20 दिन तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो सिकल सेल की जो बीमारी है अभी अभी हमने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिखता है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें भी पाया जाता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा तो नहीं, मतलब एक उसका भी एक पावर है। पावर ये है, जब किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया होता है, यदि वो सिकल सेल की बीमारी है, तो वो सिकल सेल की बीमारी उसके ब्लड को जब वो हंसिया के आकार का बना देता है, तो उसमें जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो उसमें उस व्यक्ति के मतलब वाहक के शरीर में, होस्ट के शरीर में जीवित नहीं रह पाता। यानी एक तरफ से देखा जाए, यदि सिकल सेल की बीमार व्यक्ति है तो उसको मलेरिया से लड़ने की क्षमता क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी मलेरिया के प्रति वो प्रतिरोधात्मक होता है ना, उसमें मलेरिया के परजीवी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी को हंसिया आकर के ब्लड बन जाए, हम सब सिकल सेल हो जाए मलेरिया से लड़ने के लिए, ये गलत बात है। लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हम अक्सर देखते हैं किसी का लड़का होता है, किसी का लड़की होती है, ये होता कैसे है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी 10वीं के लेवल के जो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ 10वीं के लेवल का है, तो आप लोग थोड़ा बहुत बड़े हो ही गए हो। ठीक है, तो उसमें अक्सर गांव में देखने को मिलता है, गांव में क्यों अच्छे अच्छे बड़ों घरों में भी देखने को मिलता है, अगर लड़की होती है तो जो माने फीमेल होती है उनको दोष देते हैं कि अरे तुम तो हमेशा लड़की ही जन्म देती हो, है ना। तो ये गलत बात है, कभी भी माता जो होता है उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो आज हम उसके लिए पढ़ेंगे कि आखिर में होता क्या है। हमने अभी अभी आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े कारक होते हैं। कारक को ही क्रोमोसोम बाद में बताया गया है। शुरू में जब मेंडल ने किया था तो उन्होंने कारक का प्रयोग किया था, फिर जीन का प्रयोग हुआ, जीन से फिर क्रोमोसोम का प्रयोग हुआ, फिर डीएनए आया, धीरे धीरे उनमें अध्ययन करते गए और नए नए बातों में शब्द को लाते गए। ठीक, तो उसमें से जो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उनमें 22 जोड़ा जो है दोनों में सेम टू सेम होता है, और एक जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। ठीक है, तो जब दोनों में मिलन होता है, मतलब जब क्या बोलते हैं, जब फीमेल का अंडा और मेल का स्पर्म, ठीक है, फीमेल का अंडा और मेल का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं, यानी आपस में जब मिलते हैं तब क्या निर्माण करते हैं, युग्मनज यानी जायगोट, माने हाफ नर का मिलता है, हाफ फीमेल का मिलता है। दोनों का एक एक गुणसूत्र की आधी संख्या, मतलब एक गुणसूत्र में कितना होती है 2, तो उसका आधा कितना हो गया 1, तो एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा, मिला करके फिर एक जोड़ा क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, अब हम क्या बताएं कि मेल में वो जो 23 जोड़ा होता है उनमें से जो ऑटोसोम होता है उसमें से एक X होता है और एक Y, और फीमेल में XX होता है। यदि मेल का X और फीमेल का X आता है तो गर्ल का बर्थ होता है, माने लड़की जन्म लेती है, और यदि मेल का Y और फीमेल का X आता है तो Y जो होता है लड़का का क्रोमोसोम होता है, और वो जो संतान जन्म लेगा वो क्या होगा, मेल होगा, है ना। तो XX क्रोमोसोम आने से लड़की होगी और XY क्रोमोसोम आने से लड़का होगा। ठीक है, तो ये जो होता है Y जो गुणसूत्र होता है, Y जो क्रोमोसोम होता है वो X से
छोटा होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो X से छोटा होता है। अब हम लोग आपको एक चित्र दिखाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक लाइन और बता देते हैं। अब ये जो मादा बनने की संभावना, मतलब लड़का बनेगा या लड़की, मेल बनेगा या फीमेल, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 50-50% होती है। यानी एक व्यक्ति की लिंग नर या मादा होना पूर्णतः एक क्या बोलते हैं, संयोग की बात है। इसके लिए ना तो माँ जिम्मेदार होती है, ना ही पिता जिम्मेदार होता है। वो तो समय के साथ कौन सा क्रोमोसोम आएगा ये बताना मुश्किल है, इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। नर जनन कोशिकाओं में XY होने से व्यक्ति का लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है। और क्या मतलब इसको आप समझ गए होंगे, है ना, हम किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब चलिए मैं आपको एक चित्र बना के दिखा के बता रही हूँ, है ना। देखिए चित्र में एक मेल है जिसमें देखिए XY है, ठीक है। एक मेल है जिसमें XY है और एक फीमेल है जिसमें XX है। तो मेल में क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, है ना। जैसे हम लोग पौधे में क्या देखे थे, पोलन ग्रेन होता है, एविएशन होता है। तो जो इंसान में, ह्यूमन बींग्स में जो वो होगा तो उसको हम बोलेंगे स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। तो स्पर्म, ये देखिए येलो कलर में एक पूंछ नुमा होता है, वो स्पर्म है। और ओवा जो होता है वो गोल गोल होता है, जिसको हमने रेड कलर से आपको शो किया गया है। अब इसमें देखिए हमने पहले ही बताया एक जोड़ा आता है कारक, दोनों में से एक जोड़ा कारक आएगा, ठीक है। तो उन जोड़ों में से, दोनों जोड़ा में से एक कारक और ओवा के एक कारक, दोनों मिला के फिर एक नया युग्मक का निर्माण करेगा, ठीक है। अब उसमें देखिए दोनों जो स्पर्म है उसमें एक तो X है, एक तो Y है, फिर दूसरा में दोनों XX है, ठीक है। अब देखिए उसको हमने एरो लाइन ड्रॉ करके बताया है। यदि X और X के साथ मिलता है तो XX होता है, और X यदि और एक तो X के साथ मिलता है तो भी XS होता है। अब Y अगर X के साथ मिलता है तो XY होता है, Y अगर X के साथ XY होता है, Y अगर X के साथ मिलता है तो XY होता है, ठीक। इसमें देखिए 2 XX है, 2 XY है, यानी इसमें बनने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50-50% चांस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, अब इसमें क्या होता है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से XY आपस में मिलते हैं। हमने दो आपका चित्र बनाए हैं, एक तो है जो आपको सिकल सेल के उसमें भी समझाए हैं, और एक जो फर्टिलाइजेशन होता है या जिसको हम बोलते हैं कि जो युग्मनज का निर्माण होता है दोनों को मेल से, उसके बारे में भी बताया है, ठीक है। अब ये जो सबसे अब इसको हम बता सकते हैं कि आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, मेंडेल का था। इसीलिए उन्हें आनुवंशिक का जन्मदाता, फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि आनुवंशिक के क्षेत्र में मेंडेल को फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। अभी तक उसी सिद्धांत पर हम आगे की अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, ह्यूमन टिड्डे के गुणसूत्र, टिड्डे जो है उनका भी गुणसूत्रों को उन्होंने स्टडी किया। मटर के पौधों के कई प्रजातियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, और फिर ये पाया गया है कि जो मेंडल के जो कारक जो है वो आगे चलकर क्या नाम दिया गया, कारक को जो फैक्टर को नाम दिया गया जीन, है ना। जीन के लिए सभी को माना गया है। जीन माना गया है। जीन क्या है, जीन को आनुवंशिक पदार्थ यानी को ही कारण माना गया, आनुवंशिक के कारक माना गया है। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की खोज हुई, है ना, और उस पर उन हिस्सों को खोज होने लगी जहाँ से लक्षण निर्धारित होते हैं। यानी जीन क्या होता है, डीएनए के उस हिस्से को माना गया है जिससे प्रोटीन बनने की सूचना मिलती है। क्या मिलने की, प्रोटीन मिलने की सूचना मिलती है। किसी जीन समूह में एक भी जीन में फेरबदल यदि हो जाए तो नए जीव का उत्पन्न होता है।
किसी भी कारण से वो हो सकता है। ठीक है, तो नए जीन समूह में नई प्रजाति निर्मित होगा और इसके आधार पर प्रजातियों की परिभाषा आनुवंशिक प्रजातियों को हम लोग अवधारणा यानी जेनेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो मनुष्य में गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन का पूरा लेखा जोखा तैयार हो गया, हमने आपको बता दिया है। इसका कई प्रकार से लाभ मिल सकता है, जैसे आनुवंशिक रोगों को पहचान करने में भी इसका हम लोग, आजकल तो हर चीज़ मरे हुए इंसान का भी डीएनए टेस्ट होता है, ये तो आप जान ही जाते हैं। तो इस डीएनए टेस्ट से हम उनके माता पिता तक पहुंच सकते हैं, या माता पिता से उनके बच्चों तक पहुंच सकते हैं, या हम लोग कोई भी जानकारी हम डीएनए के टेस्ट से कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा उसको हमने एक पॉइंट से बताते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिक कहलाता है। पहला पॉइंट क्या है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी कहलाता है। एक जाति के जनक संतानों में समानता असमानताओं के बावजूद भी कुछ न कुछ अंतर उसमें पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, डिसिमिलरिटीज यानी विभिन्नता कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएं जिनके लक्षण पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं। देखिए, हमने सीखा एक जो है उसको मैं हाईलाइटेड कर दे रही हूँ, जो अभी हमने कुछ 2-4 पॉइंट बताए हैं और 2-4 पॉइंट और भी बताते हैं। पहला पॉइंट भी तो बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को पहुँचना आनुवंशिकी कहलाता है। क्रांतिक कौन थोड़ी ना है रे, मेरा है 263 पेज। अरे यार, रिकॉर्ड होएगा। तो देखिए, हमने सीखा में कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट 1-2 पॉइंट को हमने बता दिए हैं। तो तीसरा पॉइंट है, ऐसी विभिन्नता जिनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मतलब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे ठुड्डी का गड्ढा, बालों का रंग, आँखों का रंग, ये सब विभिन्नताएं हैं। ठीक है, विभिन्नताएं जिनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपार्जित विभिन्नताएं कहते हैं। उपार्जित विभिन्नता का मतलब, जैसे मोटापा, माँ बाप दुबले हैं, बच्चे मोटा हो जाते हैं, या किसी जगह पे बर्थ स्पॉट माँ पिता में नहीं है, बच्चों में बर्थ स्पॉट आ गया, जन्म का निशान आ गया, चोट का निशान आ गया। ठीक है, तो गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल ने कई सालों तक कई प्रयोग किए। मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से उन्हें आनुवंशिकी के बुनियादी का नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, और भी ऐसे कुछ लक्षण हैं, आप लोग ऐसे पढ़िए, हमने तो सबको बताया है। और एक चीज़, यदि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि नहीं लगा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आया है, उसको भी आप कमेंट्स करके बताते जाइए। आप लोग कुछ बताते नहीं हैं, ना लाइक करते हैं, ना बताते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, ना सवाल पूछते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो आप लाइक करिए या फिर कमेंट्स कीजिए, या तो आपको जो इच्छा आप कीजिए। आज इतना ही तक, थैंक यू। इटा बोले दो। हाँ, एक चीज़ मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है। आप कृपया उसके लिए माफ़ करिए, लेकिन ध्यान से देखिए, हमने पूरा वीडियो को बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। थैंक यू।